बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। अजीन, आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेला गया ब्रॉन्ज मेडल के लिए, जो क्रोएशिया ने 2-1 से मोरक्को को शिकस्त दी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इज़हार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फ़ोन लाइन पे आज हमारे साथ होंगे शहरयार वड़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अपनी तबीयत के हवाले से बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम दोनों तो आपको स्टूडियो में मिस कर रहे हैं आज आपकी प्रेजेंस को, बट आप अपनी हेल्थ के हवाले से पहले बताइए। बस यार, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई दिन आ जाता है कभी, तो बस हैंगिंग ऑन। इंशाल्लाह कल आपके साथ जो है वो फाइनल करेंगे। फाइनल हमने आपके बगैर करना नहीं है, तो आपने हर हाल में आना ही आना है। ऐसे ही मैं भी जो अभी इवन दो मैं भी फोन पे हूँ, आई वांटेड टू कम एंड मुझे था कि मैच को हमने फीफा जिस तरह कवर किया है और जितना अच्छा एक हमारी जर्नी रही है, तो इसको अच्छे तरीके से पूरा करना है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी हमारी मेमोरी बनी और ये एक अच्छा कवर करते रहे। और आप दोनों ने जिस तरह अपने एनालिसिस दिए, मेरा ख्याल है हमारे व्यूवर ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इज़हार भाई, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। मैच हमें लगता था, जिस तरह आप दोनों की प्रेडिक्शन थी कि 2-1 से ये मुकाबला आएगा, ये तो दोनों की प्रेडिक्शन थी। थोड़ा सा गलत ये हो गया, हमारी ख्वाहिश या कह ले विश थी कि हम चाह रहे थे मोरक्को 2-1 से जीतता। जब भी मोरक्को की बात आती है तो हमारे जो जज्बात होते हैं उससे हमारी बह जाते हैं हम। ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन है वो डिविएट हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान की तरह बतौर एनालिस्ट आपको किसी भी टीम का जब हम एनालिसिस करते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दें, लेकिन डेफिनेटली पर्सनल कुछ फेवरेट्स भी होते हैं, बायसेस भी होते हैं। तो मोरक्को के हमारा जो एनालिसिस रहा या प्रेडिक्शन रहा, हमने मोरक्को को फेवर किया, जो कह लें कि थोड़ा इमोशनल हमारी जो जजमेंट है वो क्लाउड हो जाती थी बाय इमोशंस। सही है। जो अभी मैच से पहले भी इरफान के साथ बात हो रही थी, तो यही बात हुई थी कि अगर 50-50 चांस था ना दोनों का, तो हम लोग इमोशनल बायस को बीच में डाल के 60-40 कर रहे थे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने जिस तरह कल भी बात की है, जब भी इवन मोरक्को का मैच होता था, हम यही चाहते थे कि मोरक्को जीते। और ख़ास तौर पे जिस तरह जब वो सेमीफाइनल में आ गए, तो फिर हमारे जज्बात और एक्साइटमेंट कुछ ना एक्स्ट्रा लेवल पे चली गई, उनके साथ अटैचमेंट। और जिस तरह तमाम मुस्लिम उम्मा ने इसको एंजॉय करना शुरू किया, और फिर एक मोटिवेशन आई और एक एनर्जी जो आई, इवन हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारा पाकिस्तान खेल रहा है, और जिस तरह की एसोसिएशन भी एक बन चुकी थी। चले नेवरदलेस कुछ हम मैच को डिस्कस करते हैं। यार चले आप ही बताएं, कैसे देखा इस मैच को? क्योंकि 7 मिनट के अंदर ही लीड ले ली थी क्रोएशिया ने, और उनको जो गेम प्लान था उसमें थोड़े से वो ज़्यादा परसाइज नज़र आए, प्लानिंग ज़्यादा बेहतर नज़र आई। यार दो के पोजीशन दोनों टीमों की सम हाउ इक्वली थी, बट जो लगा हमें कि कहीं ना कहीं डिफरेंस नज़र आया उनकी क्लास में, उनकी एग्जीक्यूशन में, वो था। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जब कल बात की थी तो दैट वाज समथिंग जो हम सबने एग्री किया था, वो ये था कि एक ओपन एंडेड और फ्री फ्लोइंग मैच होगा। तो ये तो हमें देखने को नजर आया है। बड़ा एक्साइटिंग था ओवरऑल इस मैच के लिए भी कि पहले ही जो है वो 7वें मिनट पे गोल हो गया। वो गोल भी बड़ा अच्छा था। इस तरह का ये डिफरेंट तरह का सेट पीस था जिसने मोरक्को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरीके से जो है ना, वो पहले पेरिसिच को जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बॉल देंगे और फिर वो वहाँ से फ्लिक ऑन हेडर करेगा। और फिर गॉर्डियोल ने तो बहुत ही अच्छा एक हेडर किया, व्हिच ही डिजर्व्ड, नॉट ऑन द बेसिस कि वो बहुत अच्छा हेडर करता है, अटैकर है, लेकिन बेसिस ऑन कि उसका एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप रहा है। दिस वाज समथिंग जो उसको ग्लोरी और मिली है। और उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग ये था कि उन्होंने 2 मिनट के बाद जो है मोरक्को ने उसको उस लीड को जो है वो नलिफाई कर दिया। अशरफ डारी का ये डिफ्लेक्शन हुई जब जीएफ ने जो है वो लेफ्ट साइड से क्रॉस किया, एंड ही वाज द फर्स्ट वन देयर एंड फ्री एंड ओपन। उसके बाद से जो है वो, बट आई थिंक थोड़ा सा टुडे क्रोएशिया जो है वो, जब हमने बात की थी कि क्रोएशिया मिडफील्ड को डोमिनेट करेगा, दे विल ट्राई टू मेक देयर सॉर्ट ऑफ मिडफील्ड काउंट, एंड वो हमें थोड़ा बहुत नजर आया है। उसके उन्होंने जो है वो प्ले को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कहते हैं डिक्टेट किया। 23rd मिनट के ऊपर जाके ये अंदाजन ये मॉड्रिच ने बड़ा अच्छा चांस बनाया। तो अगर वो बुनाओ जो है, जो आपका हीरो है मेरा हीरो है, बिल्कुल। वो अगर वो डबल सेव ना करता जो उसने बहुत ही जल्दी से किया, तो ये तो इससे भी ज़्यादा गोल हो सकते थे। और फिर
जो 42 मिनट पे ऑर्सिच ने गोल किया, वो दैट वाज जस्ट अमेजिंग। वो इतनी जब उसको साइड बार को लग के अंदर जाती है तो फिर देयर इज नॉट मच द कीपर कैन डू। अब उसके बाद जो है वो मोरक्को, आई सॉ मोरक्को, अब उसके बाद क्या हुआ कि क्रोएशिया वो डोमिनेंट एंड दे यू नो हेल्ड देयर लाइन कि भाई अब जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आगे काम करने की ज़रूरत नहीं, अब मोरक्को विल गिव अस चांसेस बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू चेज द गेम। लेकिन यहाँ पे मुझे मोरक्को की परफॉर्मेंसेस में, पिछली परफॉर्मेंसेस में और इसके अंदर एक चीज़ जो फ़र्क मुझे नज़र आई वो ये थी कि मोरक्को वर मेकिंग सम सिंपल थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स, कि वो अपने सब थर्ड हाफ में लेके जाते थे, पासिंग करते थे, तो वो यू नो लाइक बड़ी टिकी टाका फुटबॉल खेलने के साथ साथ जो है ना वो उनको they wanted to pass their way through into the penalty area, लेकिन जहाँ पे उनको मुझे लगता था कि थोड़ी सी बॉल्स इन करनी चाहिए थी। जो डिफेंडर्स हैं उनके सेंटर बैक्स हैं, गॉर्डियोल है, दूसरा लॉबरेन है, उनको थोड़े से प्ले करवाना चाहिए था, बट दे couldn't do that। क्रोएशिया की मिडफील्ड वाज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग और वो आगे फाइनल थर्ड में लेके नहीं पा रहे थे, जा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजहर भाई को भी हम ऐड करते हैं। जी अजहर साहब बताइए, क्या आपको लगा जिस तरह 7 मिनट में उन्होंने पहला गोल किया, इक्वलाइजर 9 मिनट में हो गया, फिर उन्होंने 42 मिनट में, मतलब पूरा मैच अगर देखें तो पहले हाफ में हो चुका था, सेकंड में तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू डू मोर गोल और वो इक्वलाइजर की ट्राई कर रहे थे। बट पोजीशन की भी अगर बात कर लें तो 51 और 49 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शॉट एंड गोल देखें, शॉट्स देखें, उनकी 12 है, उनकी 9 है। कहीं लगता है आपको कि वो जो बड़े गेम का जो प्रेशर सेमीफाइनल में उनकी मोरक्को की हार थी, उसमें हारना, और वो एक शेल में कई दफ़ा होती है टीम चली जाती है, वही शेल के अंदर से वो आज थर्ड पोजीशन के लिए भी खेलने आए और उसी शेल से अंदर वो आज का मैच भी हार गए। अगर मोरक्को की आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, मोरक्को अगर नहीं जीता या नहीं ड्रॉ कर पाया, मेरे ख्याल में उसकी वजह यूसुफ नसीरी है। ठीक, उसको सेकंड हाफ में 2 बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक 75th मिनट में व्हेन ही वाज 1-on-1 विद द गोलकीपर, उसने अपने, उसका प्रेफर्ड फुट लेफ्ट फुट है, उसने जो एडजस्टमेंट की है लेफ्ट फुट से शॉट करने के लिए, उसमें इतना टाइम मिल गया कीपर को, उसने क्लोज डाउन करके बहुत अच्छा सेव किया। दैट वाज वेस्टफुलनेस ऑन हिज पार्ट। उसके बाद 96 मिनट में स्टॉपेज टाइम में उसको एक बहुत प्यारा हेडर मिला अतियत अल्लाह की तरफ से, जिसको वो ही कुड नॉट कीप इट डाउन और वो हेड क्रॉस बार के ऊपर से चला गया। वो बहुत खूबसूरत चांसेस है जिनको अगर वो कन्वर्ट करता तो मोरक्को इस मैच में वापस आ सकते थे। उसके अलावा रही बात कि ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस एनालाइज करें, बट डिस्पाइट दैट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरी परफॉर्मेंस ही है उसका टूर्नामेंट, क्योंकि वो ही हैज़ बीन द रीज़न कि जो पोर्चुगल के खिलाफ उसने एक बहुत प्यारा गोल किया जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल में मोरक्को ने सेमीफाइनल तक पहुंचा। लेकिन आज के मैच में ये 2 उसने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उसने स्पर्न की, अगर वो कन्वर्ट कर देता तो मोरक्को मैच में वापस आ सकते। उसके अलावा अगर आज की परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो क्रोएशिया शोड देयर क्लास। क्रोएशिया यूरोपियन टीम है, हाईली रैंक टीम है, पहले भी वो 2018 में भी फाइनलिस्ट थे, 98 में भी वो पहले भी 3rd प्लेस फिनिश जीत चुके हैं। तो एक जो डिफरेंस ऑफ क्लास है बिटवीन अ यूरोपियन साइड और एन साउथ अमेरिकन साइड एंड अ नॉन यूरोपियन साइड और अ नॉन साउथ अमेरिकन साइड, वो आज हमें देखने को नज़र आया। नेचुरली मोरक्को ने एड्रेनलिन की वजह से या कह लें कि जोर की वजह से या मोटिवेशन की वजह से सेमीफाइनल तक तो आ गए, फिर बाद में उनको इंजरीज भी फेस करनी पड़ी जो बहुत क्रूशियल इंजरीज थी। 2 उनके बैक कोर के प्लेयर्स हैं, एग्वार्ड साइस, वो इंजर्ड हो, बहुत बड़ा उनको डेंट मिला, उसका डेंट मिला। तो एफर्ट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, इंस्पिरेशन की वजह से, एड्रेनलिन की वजह से सेमीफाइनल तक तो वो आ गए। इवन जब क्लास की बात आई तो क्रोएशिया जो कि नेचुरली ऑन पेपर एक बहुत बेहतर साइड है मोरक्को से, उन्होंने मैच डोमिनेट किया, पोजेशन भी क्रोएशिया की ज़्यादा रही और चांसेस भी क्रोएशिया के ज़्यादा थे और अपॉर्चुनिटीज़ भी ओवरऑल देखे। अगर फर्स्ट हाफ में क्रोएशिया इवन गोल मैच को किल कर सकती थी, सेकंड हाफ में मोरक्को के पास अपॉर्चुनिटी थी और उनको वो कन्वर्ट कर देते शायद। जैसे आपने बताया तो मेरा ख्याल है पहले भी हम गोल भी दिखाते हैं और गोल्स के ऊपर आप लोगों के लेते हैं कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज जो बोनो की तरफ से हमें उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली जो उसने प्रीवियस मैचेस में शो किया, और इवन जो प्रीवियस सेमीफाइनल में वो इतने रेजोल्यूट नहीं रहे। आज भी बोनो ने इवन दूसरे तीसरे मिनट में एक ऐसा क्लियरनेस की जो शायद गोल में भी जा सकती थी, वो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया, बड़ी करीब से गोल के पास। और इवन जो दूसरा गोल, जो पहला गोल था क्रोएशिया का,
उसके बारे में बोनो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा गोल था, नो डाउट इट वाज अ वेरी वेल प्लेस्ड फिनिश, लेकिन एक अच्छा कीपर, यही एक अच्छा कीपर इसी तरह की सिचुएशन में अच्छा सेव करके अपनी टीम को बचाता है। बोनो उसने अपनी फिंगर्स को टच भी हुआ था, मतलब he was able to get to the ball, but he could not push it over the bar। उसने ट्राई की, लेकिन अगेन वो, और वैसे भी वो क्रॉस बार को टच किया। अभी गोल देखते हैं जी साथ साथ। इस बार में तो बोनो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। ये तो बहुत प्यारा उसने हेडर किया था, और आप देखिए बॉल स्विंग भी हुई समहाउ। आप देखें कि क्रॉस बार के पास जाके थोड़ा सा इनसाइड की तरफ आई, और वो मेरा ख्याल है कोई भी कीपर होता दुनिया में गार्डियोल की हेडर की डायरेक्शन थी जी, वो अगर आप उसका बॉडी की डायरेक्शन देखें, वो गोल की तरफ, गोल से बाहर जा रही थी जी, ऐसे ही। लेकिन क्योंकि एक जो ये फ्लिक ऑन जो था, जो हेडर था, वो इनसाइड की तरफ था, तो ऐसी स्विंग की वजह से या मोमेंटम की वजह से बॉल स्विंग होके अंदर आई। बिल्कुल ऐसे। क्या यार आप इस गोल में कुछ ऐड करना चाहें? मैं ये दिस अ वेरी गुड पॉइंट कि वो जिस तरीके से उसकी डायरेक्शन है वो इज गोइंग अवे, बट बिकॉज वो बैक जो है वो फ्लिक हुआ है, तो द बॉल ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ स्पिन ऑन इट, और फिर जब वो जो उसके अंदर जाकर, मतलब गार्डियल जब उसको पुश करता है, तो वो इट क्रिएट्स इवन मोर स्पिन इन दैट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई यू सी द बॉल गोइंग इनसाइड। जी जी, तो इज अ ब्रिलियंट गोल, और इस मैच के लिए बड़ा जरूरी था शुरू में ये गोल हो जाना। हाँ बिल्कुल, लेवल थिंग्स अप। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसी का प्रेशर उन्होंने फिर कोशिश करके, मोरक्को ने आफ्टर जस्ट द टाइम ऑफ 2 मिनट्स, उन्होंने उस 2 मिनट के स्पैन के बाद इक्वलाइजर कर दिया। ये भी एक लकी ब्रेक थी मोरक्को के लिए। अशरफ दारी की तरफ से सेमीफाइनल में तो इतनी कोई ऐसी लक ने फेवर नहीं किया, लेकिन इस मैच में मोरक्को को ये बहुत लकी ब्रेक मिली थी। जब सेकंड गोल भी देखते हैं जी आप, जियाश की फ्री किक मायर को लगी, मायर को हेड करके वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो ऐसी एक मुश्किल प्लेस में आ गई, या डिफिकल्ट एरिया जाता है फुटबॉल में, वहाँ आई और दारी ने हेड करके, इस गोल पे भी आप साथ दारी ने हेड करके, अशरफ दारी ने बहुत खूबसूरत हेडर किया, बहुत खूबसूरत हेड किया। मैं यहाँ पे बस एक ये चीज थी कि डिफेंडर्स कुड हैव बीन क्लोजर टू हिम, ही वाज लेफ्ट ओपन, वेरी ओपन। आई थिंक दे वर कॉट बॉल वाचिंग। इधर लगा नहीं आपको कीपर की भी थोड़ी मिस्टेक है? अगर वो थोड़ा वेट करता, वो बहुत करीब आया और उसने कई मिस्टेक कर गया। अगर आप देखें क्रोएशिया के गोलकीपर को भी, अगर आप उसकी भी वो देखें, अनमार्क्ड था। ये शरियार का बिल्कुल ठीक पॉइंट है, he was unmarked in the goal, in the penalty box। थोड़ा सा या तो पहले ही उसको करता कीपर, और जब उसने रश तब किया जब वो हेडर ले चुका था, तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत रेयर चांस था उसके लिए सेव। कीपर ने एंटिसिपेट लेट किया। आई थिंक जब डिफ्लेक्शन होती है ना, तो फिर इट इज समथिंग दैट टेक्स एवरीवन बाय सरप्राइज। तो उस टाइम पे वही बात होती है, कौन जल्दी जो है वो उस किसकी डायरेक्शन पहले से उस सिम्स में है जहाँ पे फायदा हो सकता है, या कौन जल्दी उसको जो है वो उस तरफ जा सकता है। अब ये जो फ्रांस वाला गोल था पिछला, जो सेकंड गोल था मोरक्को के खिलाफ, वो भी इसी तरीके से हुआ था कि the attacker was able to get to the ball and the defender was not. I think मोरक्को ने भी इसी चीज का फायदा उठाया कि डिफेंडर were caught ball watching, और दारी ने जो है फिर बड़ा अच्छा हेड कर लिया। इस बारे में हम पहले भी शोज में डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी गेम प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, उनको सिक्स सेंस होती है कि बॉल किस तरफ जाएगी, और वो पहले ही प्रिडिक्ट करके उस प्लेस में होते हैं कि उसको कैपिटलाइज कर सके। तो अच्छे फिनिशर्स रहे ओवर द ईयर्स, रूड वैन निस्टेलरॉय, इवन जरूर जो अभी फ्रांस के आउट एंड ऑल फ्रंटमैन है, उनमें भी ये खूबी है कि वो पहले से गेम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉल किस तरफ जाएगी, और उस प्लेस में वो पहले ही जा रहे होते हैं। तो ये हमें इस गोल में दारी की तरफ से देखने को मिला। हालांकि वो सेंटर बैक है, लेकिन उन्होंने एक पोचर अटैकर वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो इस गोल के अंदर उन्होंने दिखाई। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं तीसरे गोल की तरफ भी। वो भी 42 मिनट के अंदर हमने देखा कि बड़ी खूबसूरत एक मूव बनी, और जो ऑटिक थे उन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का गोल स्कोर किया। वो भी दिखाते हैं आपको, फिर आपका उस पर भी आप अपना तजर्बा। और सच आपको याद होगा शायद ब्राज़ील वाले मैच में इसने असिस्ट प्रोवाइड की थी, तो ये इनका एक इम्पैक्ट प्लेयर है जिसको ये सबसे एज अ सब्स्टिट्यूट नॉर्मली खिलाते हैं, और वो आके आपको लगता है कि इसने ये जो डेलिब्रेट इस तरह इसने किया, या आपको लगता है कि इसने अपने फॉरवर्ड देखें, उसका दूसरी तरफ आप देखें तो अटैकर भी आ रहा था कि शायद वो हेडर भी कर सकता है? नहीं, ये डेलिब्रेट था। ही इंटेंडेड टू प्लेस इट इन द टॉप, लेकिन शायद बोनो को थोड़ा सा उसने डॉज किया, उसको कहीं उसको फील कराया कि इस एंगल से मैं नहीं मारूंगा। ये एक ऐसा एंगल था जहां से नॉर्मली कीपर एक्सपेक्ट नहीं करते कि शॉट आएगी। जी 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 जी। लेकिन इसकी इंटेंशंस क्लियर थी कि ही वांटेड टू प्लेस इट एट द टॉप कॉर्नर। यस, और बार को लग के फिर अंदर गया।
और आई थिंक कुछ चीजें जो फर्क हैं कि इस तरह की इंटेंट ऑर्सिच को जो ही बॉल मिली, जो ही उसने देखा कि जो डिफेंडर्स हैं वो लिवाहा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे थोड़ी सी स्पेस ओपन मिली हुई है, जो ही लिवाहा ने उसको बॉल छोड़ी मतलब पास की, तो ही ऑलरेडी हैड मेड अप हिज माइंड, उसका स्टांस भी मेड अप हो चुका हुआ था कि भाई मैंने आई एम गोना प्लेस इट फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स द कॉर्नर। एंड यही वो कुछ इंटेंट का मुझे फर्क लगा कि भाई जब मोरक्को के पास इससे मिलती जुलती की अपॉर्चुनिटीज आने की कोशिश भी उन्होंने की, तो तब भी वो इंटेंट कम थी। मोरक्को के जो एक्चुअली में जो 2 चांसेस सेकंड हाफ में बने वो वही थे जिसकी इजहार ने पहले बात की कि जिसमें नसीरी ने जो है वो could have done better in both those chances. तो I think ये भी फर्क आया है। और मेरा ख्याल है उसने जब देखा कि बनाओ थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है तो उसने उसको भी एंटिसिपेट किया कि ये आगे की मेरी तरफ मूव कर रहा है कि रादर देन ये आगे की तरफ आए, तो उसने उसको नजर आया अपॉर्चुनिटी। एक किस्म की लॉब कम चिप टाइप शॉट थी। जी बिल्कुल। उसने कोशिश किया कि मैं इसके ऊपर से बॉल निकालूं और टॉप राइट कॉर्नर पे बॉल प्लेस करूं। उसने पावर पे फोकस नहीं किया, उसने कोशिश किया कि मैं प्लेस करूं और चिप करूं और लॉब करके इसके ऊपर से निकालूं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत चिप किया और जिस तरह उसका और मेरे ख्याल में थी उसकी। बोनो अगर अपना जंप टाइम सही तरह करता शायद वो इसको रोक सकता था। तो नो डाउट इट वाज अ डिफिकल्ट शॉट टू सेव, लेकिन जो बोनो की एक हमने हमारे ज़हन में एक इमेज है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह की चीजें वो शॉट्स को रोकेगा। ऑब्वियसली उसने बाकी सब कुछ ठीक किया, बस उसने फिंगर भी शायद टिप्स उसकी टच हुई, लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा जंप लेता तो माइट बी कुड हैव बीन सेव्ड एज वेल। जंप प्रॉब्ली जंप्ड अर्ली, या जिस तरह से जब वो नीचे को जा रहा था तो जब उसने उसके हाथ को वो बॉल लगी, बॉल का पेस थोड़ा स्लो था, उसने जंप थोड़ा अर्ली किया, तो जब जंप थोड़ा सा नीचे की तरफ आया तो तब उसने फिंगर टिप्स को टच किया। तो अब इसको अगर हम इस गेम को कंक्लूड करते हैं, जैसे एज हैविंग सेड दैट के क्रोएशिया वाज लुक बेटर साइड, उन्होंने बेहतर खेला। मोरक्को के लिए इस वर्ल्ड कप में क्या क्या उन्होंने गेन किया, क्या क्या लिया? जैसे हमने कहा कि पहली अफ्रीकन और अरेबियन साइड है जो सेमीफाइनल में पहुंची, और बहुत बड़ा एक प्राइड मूवमेंट उनके लिए, उनकी नेशन के लिए, तमाम मुस्लिम के लिए। तो कैसे इसको ओवरऑल देखते हैं आप? देखिए मोरक्को की इस वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल तक रसाई है वो बहुत एक गुड साइन है तमाम अंडरडॉग्स के लिए। ये एक इट्स अ साइन कि कोई भी टीम अगर वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी करे, चाहे वो एशिया से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका से हो या लैटिन जो सेंट्रल अमेरिका से हो, वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एस्पायरिंग मैनेजर्स ऑफ दीज कंट्रीज एज वेल। उनको ये अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ साइन फॉर देम कि अगर हम अपने टैक्टिक्स अच्छे रखें, अपने प्लेयर्स के जो हमारे फुटबॉलिंग टैक्टिक्स हैं हमारी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक हो, ऑपोजिशन को अच्छी तरह स्टडी करें और गेम में एनर्जी से खेलें, मोटिवेशन से खेलें, ड्राइव से खेलें, एड्रेनलिन से खेलें, तो हम बड़ी टीम्स के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप था 32 टीमों का। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने को जा रहा है 2026 में, उसमें 48 टीमें होंगी, तो उसमें और अंडरडॉग्स होंगे। तो मेरे ख्याल में जो उसमें आगे टीम्स जाएंगी सेमीफाइनल तक या राउंड ऑफ 16 तक, उसमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का मिक्स एंड मैच नज़र आएगा इन कॉन्टिनेंट से भी जो हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल ठीक है शेर यार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें इस सारे जर्नी को जो मोरक्को का था? बिल्कुल, पहले तो एक दो चीजें मैं मैच के ऊपर करना चाह रहा हूँ व्हिच वाज इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर I'll come to the conclusion of you know how this has impact Morocco and how Morocco have impact future World Cups। सिर्फ एक बात सिर्फ ये थी कि मैं इंटरेस्टिंगली नोट कर रहा था कि आज क्रोएशिया ने अपनी फॉर्मेशन चेंज की थी। उन्होंने 2 पीछे खिलाए थे, 4-2-3-1 खेला था, तो जिसमें कोवाचिच और मॉड्रिच थे। और आई थिंक इसकी वजह से भी शायद उनको फ़र्क पड़ा है कि वो मैन मार्क नहीं कर सके बिकॉज मोरक्को वाज प्लेइंग 4-3-3। उसके साथ अच्छा मोरक्को की अगर बात करें तो अभी ये सिर्फ 1-2 स्टैट्स जो एक और चीज़ भी सामने आती है जहाँ पे कि उनके चारों के चारों सेंट्रल बैक्स जो हैं वो दे हैव नाउ बीन इंजर्ड एंड वर सब्ड ऑफ। पहले एडवर्ड और साइफ, उसके बाद जो भी उनके बाद जो रिप्लेसमेंट सेंटर बैक्स थे वो भी इस मैच के अंदर दे कुड नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्ट गोज टू शो कि जो स्ट्रेटजी ओवर द लॉन्ग
वर्ल्ड कप में दिस लॉन्ग वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनाई है और जिस डिटर्मिनेशन के साथ खेला है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट दे हैव बीन एबल टू गेट टू द सेमीफाइनल। दैट ये इसमें इंपॉर्टेंस आती है द टीम की, मैनेजमेंट की, जो कोच है, हाउ ही हैज बीन एबल टू जेल द टीम टुगेदर, और प्लेयर्स की कि वो कितना डिटर्मिन्ड थे खेलने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि सिर्फ ये आज इस वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है। आई वाज रीडिंग अप के Morocco have revamped their overall football system। कुछ 10 साल पहले जब उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास अकेडमी बनाई उनके कैपिटल के अंदर, और वहाँ पे फिर उन्होंने दो चीज़ें की। वहाँ पे जिस मार्सेई से उन्होंने जो है वो कोच लिया जिसने एकेडमी पूरी बनाई वर्ल्ड क्लास किस्म की, और फिर ये लोगों ने क्या किया, दे स्काउटेड द होल मोरक्को में यूथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसने 10 साल पहले 12 साल पहले यूथ ढूंढे। जिस तरह हम लोग PSL के अंदर नहीं यूथ ढूंढते, शाहीन शाह अफरीदी आया है, बाकी लोग आए हैं, इसी तरीके से उन्होंने यूथ ढूंढी जिसमें उनाही वहाँ का प्लेयर है, अन-नसीरी वहाँ का प्लेयर है, जो उस नेशनल नीचे से यूथ से जो है वो एकेडमी के थ्रू ऊपर आया है। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बिल्कुल, और मेरा मानना भी यही है कि ये जो अभी तो इनका एक दौर नहीं हो, और ये जिस तरह अभी इनके आप सुपरस्टार और को फॉलो करेंगे, जो न्यू जनरेशन है वो अगले वर्ल्ड कप और उससे शायद अगले कोई 8-10 साल में जो फिर वो जो टीम बनेगी वो एक इन्फ्लुएंस रखेगी, इम्पैक्ट डालेगी। इसी के साथ अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके आपसे बात करेंगे जो कल मेगा फाइनल होने जा रहा है, बड़ा संडे, सुपर संडे कहना चाहिए, अब उसके हवाले से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और हम बात कर रहे थे पहले तीसरी पोजीशन का मैच खेला गया क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को के हवाले से, और अब बात करते हैं जो फाइनल कल खेला जाएगा, ग्रैंड फाइनल जिसे कहना चाहिए, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट सबको पता मैच से पहले शो किया जाता है विन प्रोबेबिलिटी के हवाले से। उसमें अर्जेंटीना 35% आ रहा है और 34% फ्रांस का आ रहा है, और जो है एक्स्ट्रा टाइम में जाने की जैसे पॉसिबिलिटी है वो 31% है। एक तो इस तरह किस तरह देखते हैं, और दूसरा दोनों साइड्स ओबियसली बैक ऑफ द माइंड होगा, दो दफ़ा की चैंपियन है। जो अर्जेंटीना है वो 3 दफ़ा रनर अप भी रह चुके हैं, ये 1 दफ़ा रनर अप रह चुके हैं। तो ओबियसली दोनों की हंट, कोशिश, जान, सब कुछ लगाने की दिल करेगा उनका कि हम किसी तरह वर्ल्ड चैंपियन में। पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल आपके ख्याल में किसने अच्छी फुटबॉल खेली और कौन ज़्यादा फेवरेट साइड लग रही है? देखिए, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टीम परफॉर्मेंस देखें, अर्जेंटीना की जो पहली डिफीट थी सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़, उसके बाद से अर्जेंटीना ने कमज़ोर मैच कोई नहीं खेला, सारे मैच जीते हैं। मैक्सिको को उन्होंने हराया, थोड़ा सा शेकी था, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बेसिस पे वो जीत गए, 2-0 हराया जी। फिर उसके बाद जो उनका नेक्स्ट मैच था उसमें भी वो 2-1 जीते, जो 2-0 पोलैंड से जो उनका मैच था, 2-0 पोलैंड को उन्होंने हराया, बड़ा पोलैंड को उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद जब वो राउंड ऑफ 16 में आए, उन्होंने राउंड ऑफ 16 में 2-1 ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भी 80 मिनट तक बड़े कंफर्टेबल रहे। आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने एक पुल बैक किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल फिर अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स जो है वो एक टफ मैच था, वो एक किस्म का बनाना स्किन था अर्जेंटीना के लिए। उसमें भी वो 2-2 जब नेदरलैंड्स ने कम बैक कर लिया, उस सिचुएशन से पेनल्टी शूटआउट विन करना एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। फिर सेमीफाइनल में तो इन्होंने क्रोएशिया को हिलने नहीं दिया, हालांकि क्रोएशिया के पोजीशन रही, लेकिन 3-4 अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली और उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया। और अगर हम इनका मोमेंटम देखें, मोमेंटम आपको जिस तरह क्रिकेट में होता है कि आपको अपनी पीक पकड़ रहे हैं, सेटल्ड लाइनअप नहीं मिल रही होती। पहले आप सोच रहे होते हो कि हमने अटैक बॉलर के फास्ट बॉलर खिलाने हैं या स्पिनर खिलाने हैं। इसी तरह अर्जेंटीना भी एक्सपेरिमेंट करती रही है, लेकिन राउंड ऑफ 16 में उन्हें काफ़ी हद तक अपनी लाइनअप जो बेस्ट 11 है उस पर वो उनका सेटल हो गए हैं। अल्वारेज आगे हुए हैं, मैकलिस्टर आगे हुए हैं, ये वो लोग थे जो शुरू में स्टार्ट नहीं करे थे। तो ये अर्जेंटीना का को ये एडवांटेज आता है। और अर्जेंटीना का मेरे ख्याल में जो रूट टू फाइनल है, उसको अगर हम कंपेयर करें फ्रांस के रूट टू फाइनल से, फ्रांस ने स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हराया। उसके बाद फ्रांस ओवरऑल देखें राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने जो इनके मैचेस रहे हैं, अर्जेंटीना का रूट टू जो फाइनल रहा है वो मुझे थोड़ा फ्रांस की बनिस्बत सख्त मुश्किल नज़र आता है। फ्रांस ने नो डाउट सेमीफाइनल में क्रोएशिया
सॉरी मोरक्को से, मोरक्को क्रोएशिया से एक किस्म की थोड़ी आसान टीम थी। इंग्लैंड वाला मैच फ्रांस के लिए टफ था, बहुत मुश्किल मैच था, लेकिन उससे पहले जो पोलैंड को फ्रांस ने हराया, वो पोलैंड एक किस्म की इतनी टफ टीम नहीं थी। ऐसे ही है। और फ्रांस के ग्रुप में भी टूनिसिया थी। तो जो रूट टू जो टीम्स इनका कंपटीशन हुआ है टू फाइनल, टू रीच फाइनल, वो मुझे लगता है अर्जेंटीना को ज़रा थोड़ा सख्त रहा है। और अगर आपका सख्त रूट टू फाइनल हो, दैट हेल्प्स यू इन प्लेइंग, इस वजह से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जी। और फ्रांस की अगर हम देखें ओवरऑल टीम स्ट्रेंथ, अर्जेंटीना का प्रॉब्लम ये है कि 2-3 प्लेयर्स पे वो ज़्यादा रिलाई कर रही है, जिसमें हमारे पास अल्वारेज है, मेसी है या मैकलिस्टर है मिडफील्ड में। लेकिन फ्रांस ओवरऑल, अगर आप ओवरऑल उनकी टीम देखें, उसमें आप नोट कर एम्बापे अगर नहीं भी अच्छा खेलता तो उनके पास जरू है, एम्बापे है, सॉरी जरू है, डेम्बेले है और ग्रीजमैन है, ऐसा ही। लेकिन जो ओवरऑल टीम अगर हम देखें तो फ्रांस की मुझे अर्जेंटीना से बेहतर नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। पर इवन लास्ट वर्ल्ड कप में प्लेऑफ में उन्होंने 4-3 से इनको हराया भी हुआ है। ये भी है, उनको ये भी है कि ये वही टीम है जो पहले वर्ल्ड कप जीते हुए हैं 2018 में। दैट इज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस फॉर देम टू, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका जाता है। जी शहर यार, आपने इनका पॉइंट सुना, आपके ख्याल में क्या लगता है दोनों के जर्नी को देखते हुए, करंट फॉर्म देखते हुए, क्या लगता है कौन ज़्यादा फेवरेट है और कौन ज़्यादा प्रेशर को खासतौर पर, मेरा ख्याल है इस गेम का परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल होगा, जो नर्व्स को इंटैक्ट रखेगा, नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, वो मेरा ख्याल है फाइनल को जीतने में ज़्यादा चांसेस रखता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इजहार की जो उसने ओवरऑल पाथ टू द फाइनल दिया है, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। अर्जेंटीना हैज हैड मच टफर टाइम गेटिंग टू द फाइनल एंड उन्होंने ज़्यादा मुश्किल टीम्स के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंसेस दे के वो इस फाइनल तक पहुंचे हैं। साथ साथ जो उनकी बात है कि डी मरिया नहीं खेल पाया ज़्यादा इंजरी की वजह से, दैट वाज समथिंग दैट जो उनको शायद थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हुआ है टीम के अंदर। डिबाला मैंने देखा था लास्ट मैच में, डिबाला बिकेम अवेलेबल आफ्टर इंजरी, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर अर्जेंटीना। फ्रांस की जो बात करें तो उनकी जो है वो पाथ जो है वो रिलेटिवली इजी रहा है। डेनमार्क मुश्किल टीम थी टोटल, इंग्लैंड के साथ बड़ी मतलब ये तो वो लक और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो दे के केम थ्रू। इंटरेस्टिंग स्टैट ये है फ्रांस का कि मोरक्को के खिलाफ जो उन्होंने मैच खेला वो दैट वाज देयर फर्स्ट क्लीन शीट। तो इस पे जो है ना वो फिर काफ़ी आपके सामने एक अक्कासी आती है कि देयर डिफेंस इज नॉट वर्किंग वेल। सो विद द काइंड ऑफ अटैकिंग प्राउस जो अर्जेंटीना के पास है, एल्वेरेज, मेसी, डी मरिया, डिबाला, ये काफ़ी जो है ना वो चांसेस बन सकते हैं, और अगर वो चांसेस बस एग्जीक्यूट कर लें तो वो अर्जेंटीना जो है ना वो इसमें बढ़तरी लेके जा सकता है। वंस अर्जेंटीना टेक्स द लीड, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर फ्रांस टू लाइक रैटल देम रियली हार्ड, बिकॉज जिस तरह फ्रांस का डिफेंस जो है वो काफ़ी सब्सेप्टेबल है, और तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना का डिफेंस जो है वो दैट इज़ प्रूवन कि भाई हम काफ़ी बेहतर ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल खेलते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं फिजिकल फुटबॉल भी जो है वो काफ़ी बैक पे खेलते हैं। मैकलिस्टर भी ऐसे खेलता है, डिपॉल एक जो है पूरा वर्क इंजन है। तो आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। जो आपने प्रेशर की बात की, तो आई थिंक प्रेशर विल डिटरमिन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। I think the overall pressure to perform, even though France are the reigning champions, and there will be some pressure कि भाई France एक हिस्ट्री अचीव कर सकता है आफ्टर 1962 के बाद, जब ब्राज़ील ने जो है वो ये काम किया था, बैक टू बैक जो है वो जीते थे। लेकिन मेसी दी ऑरा जो उसके अराउंड क्रिएट हुआ है, हिम बीइंग कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एवर, यहाँ पे अभी वो भी जो लॉरेस है इसने भी अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहा है कि भाई प्रेशर सारा जो है वो अर्जेंटीना और मेसी के ऊपर है, बिकॉज दे रिलाई ऑन सम वेरी ब्रिलियंट वंस इन अ लाइफ, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर्स। तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी टेलिंग होगा। अगर ये इसी प्रेशर को मेसी कैन टेक देम फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज देम वेल, तो आई थिंक अर्जेंटीना के लिए फ़ायदा हो सकता है। ये थोड़ी बहुत ना माइंड गेम्स भी खेल
खेलते होते हैं प्लेयर्स और कोचेस एक दूसरे के साथ, जिस तरह उसने लॉरिस ने कहा है कि जी प्रेशर विल ऑल बी ऑन मेसी क्योंकि दिस टीम इज लैंड ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। वो मेरे ख्याल में उनको पहले से ही नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू देयर हेड, ये माइंड गेम्स भी करते हैं। अच्छा, उसमें दूसरी एक ये कि दोनों का अगर ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखें तो दोनों अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोल करें। क्या लगता है आपको, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन भी बताइए और सेकेंडली ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या थोड़ा सा शुरू में डिफेंसिव रहेंगे क्योंकि बड़ा मैच है, फाइनल है, गोल कंसीड ना हो जाए। जिस तरह आप दोनों ने ये बात कही कि हमें लगता है कि थोड़ा फ्रांस का जो नेगेटिव चीज़ है कि उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अटैक तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा दोनों का, गेम प्लान क्या होगा? 2018 में वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का वर्ल्ड कप का फाइनल था। वर्ल्ड कप का फाइनल नॉर्मली 4-2 नहीं डिसाइड होता, बड़ा तेजी सा लो स्कोरिंग किस्म का मैच होता है, एक आधे गोल पे डिसाइड होता है। जिस तरह हम 2014 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, वो भी 1-0 मारियो गोट्से स्टॉपेज टाइम में गोल करते हैं। स्पेन का 2010 का जो स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता था वो 1-0 उसने इनिएस्टा ने स्टॉपेज टाइम में गोल किया था। 2006 में जो फाइनल था वो भी इटली ने पेनल्टीज पे जीता था। 98 में है कि फ्रांस ने 3-0 हराया था, और जो इवन जो 2002 का ब्राजील का भी। लेकिन नॉर्मली जो एक ट्रेंड हम देखें, जो वर्ल्ड कप के इवन नॉकआउट स्टेजेस होते हैं या फाइनल्स होते हैं, वो बड़े केजी किस्म के अफेयर होते हैं और हर टीम की कोशिश होती है कि हम कोई मिस्टेक ना करें। और बाज़ औक़ात ऐसे कोच ऐसे मैचेस जो होते हैं फाइनल्स में, ये किसी मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस या कोई मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्लंडर पे भी डिसाइड हो जाते हैं। तो इस वजह से दोनों टीम्स एक तो कैलकुलेटेड मयर कॉशियस अप्रोच रखेंगे, इतना ऑल आउट अटैकिंग नहीं खेलेंगे। अगर बात करेंगे कौन सी टीम लाइनअप्स क्या होंगी, तो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है डी मरिया अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर तो डी मरिया अवेलेबल होंगे तो शायद अर्जेंटीना 4-3-3 खेले। इसके बरक से नॉर्मली जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने 2 अटैकर्स खिलाए थे जिसमें मेसी और अल्वारेस थे। अगर तो डी मरिया इंजर अवेलेबल होए तो शायद ये 3 अटैकर खिलाएं, अल्वारेस, मेसी और डी मरिया। उसके नीचे जो इसके पीछे जो 3 मिडफील्डर होंगे वो एक्सपेक्टेड मैकलिस्टर होंगे, फर्नांडेज होंगे और डी पॉल होंगे। और जो 4 एट द बैक अर्जेंटीना की तरफ से होंगे अकुना, ओटामेंडी, रोमेरो और मोलिना। और एमिलियन मार्टिनेज आपको पता है जो अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, 4 क्लीन शीट्स इस मैच में रख चुके हैं और वो गोल्डन ग्लव के कंटेंडर भी हैं, क्योंकि ना बोनो ने क्लीन शीट रख पाए आज के मैच में, ना लिवाकोविच रख पाए। तो इनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो गोल्डन ग्लव इस मैच में अपने नाम कर सकें। अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस में जो क्रूशल चीज़ यही है कि इनके ये अब कोनाटे भी जो है वो डाउटफुल है, उसको भी इंजरी है, और किंग्सले कोमन भी इंजर्ड है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन वही है जो 4-2-3-1 ऐसे ही। अब आपको याद होगा लास्ट मैच में रेबियो नहीं खेला, उसकी जगह फफाना खेला। लेकिन रेबियो एक्सपेक्टेड है वो कम बैक कर लेगा इस मैच के लिए। 4 एट द बैक जो हमेशा से उनके होते हैं कुंडे और वराने। अब उपामिकानो और कोनाटे में से चॉइस होगी कौन सा दूसरा खिलाएंगे। अगर तो कोनाटे अवेलेबल है फिर दे विल गो फॉर कोनाटे, क्योंकि उसने लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला है। आपको याद होगा कि अतियतुल्लाह ने 2-3 क्रॉस निकाले तो उसने ब्लॉक की, और ये वो ऑफ द लाइन भी। थियो हर्नांडेस तो खेलेगा। ये हालांकि विलन हो सकता था क्योंकि इसने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पेनल्टी दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में इसने गोल करके अपनी टीम को एक वो अपॉर्चुनिटी दी। और ये जो थियो हर्नांडेस है ये एक किस्म का अर्जेंटीना का फ्रांस का एक वीक लिंक भी हो सकता है, क्योंकि ये अटैक बहुत करता है। और मेसी के लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो मेसी अपनी टीम के लिए राइट से खेलता है, ये थियो हर्नांडेस एज अ लेफ्ट बैक खेलता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि मेसी इसकी जो अटैकिंग जब ये आगे जाए उसको एक्सप्लॉइट करके कोई गोल निकाल सके। 2 डिफेंसिव मिडफील्डर चूहे मैनी और रेबियो होंगे, और 3 जो अटैकिंग मिडफील्डर होंगे डेम्बेले, ग्रीजमैन और एम्बापे। अटैकर इनके जरूर होंगे। ये एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन है दोनों टीम्स की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप शहयार ऐड करते जाए इसमें। वैसे अगर आउटिंग्स देखें तो 12 मैच अप्रोक्सीमेट खेले हैं दोनों साइड, 6 दफ़ा उसमें अर्जेंटीना जीती है, 3 ड्रॉ हुए, 3 फ्रांस जीते। तो वैसे उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, बट हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास के अंदर फिर फ्रांस जिस तरह 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और लास्ट आउटिंग के अंदर भी वो विनर है। तो कैसे देखते हैं अभी जो अभी करंट फॉर्म है, जिस तरह की इनके मेन प्लेयर जैसे जरूर की बात की हमने, ग्रिजमैन की बात की, माप्पे की बात की, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं अभी इस प्रीवियस स्टैट्स को और करंट फॉर्म को?
आई थिंक नेचुरली दीज आर द बेस्ट टू परफॉर्मिंग टीम्स इन द वर्ल्ड कप और ये दोनों साइड से बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। अल्वारेज ने अपनी फॉर्म पकड़ी है, मैकलिस्टर, डी पॉल हैव बीन रियली गुड, मेसी तो फिर मेसी है, मार्टिनेज ने भी जो है वो बड़े अच्छे सेव्स किए हैं। बाकी दूसरी साइड के ऊपर अपार्ट फ्रॉम फ्रांसिस डिफेंसिव लाइन, थियो हर्नांडेज वाली बात इसने इजहार ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की। आई थिंक दैट इज सम दैट ये वाली स्पेस देखने वाली होगी, बिकॉज इससे आई थिंक होगा ये कि थियो हर्नांडेज इवन तो वो ज़्यादा अटैकिंग करता है, एक तो उस पर प्रेशर होगा कि उसने ज़्यादा अटैकिंग नहीं करनी, सो दैट काउंटर के ऊपर मेसी और ये बाकी जो है ना उनको ज़्यादा फ्री स्पेस ना मिले। बट वो उससे होना ये है कि उनका जो एम्बापे, थियो हर्नांडेज और रैबियो का एक ट्रायंगल है जो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है इन देयर अटैकिंग साइड्स, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है वो एम्बापे के थ्रू करते हैं। तो उनको जो फीड करने वाले जो लोग हैं वो फिर ग्रीजमैन, रैबियो और हर्नांडेज ही होते हैं, एंड दैट यू नो दे फीड हिम थ्रू एंड ही मेक्स दोज रन्स एंड कट्स बैक। उसने दो गोल्स भी किए थे, तो वो पोलैंड के खिलाफ वो भी इसी तरीके से किए थे। लेकिन फॉर्म में ग्रीजमैन इज प्लेइंग द यू नो लाइक द टूर्नामेंट ऑफ हिज लाइफ, टूर्नामेंट ऑफ हिज लाइफ। ग्रीजमैन ने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस बनाने वाला प्लेयर है और इसकी जो एक्सपेक्टेड असिस्ट है वो भी सबसे ज्यादा है, और ही इज रियली रीडिफाइंड हिमसेल्फ हियर। जिरूड आपके सामने है, ही बिकेम द टॉप स्कोरर ऑफ फ्रांस और ही स्कोर्ड सम क्रूशियल गोल्स। डेम्बेली को, जिसको बार्सिलोना का प्लेयर रहा है, तो पहले इसको पिछले साल या उससे पिछले साल जो है वो कोई घास नहीं डालता था, बिकॉज ये इसकी फॉर्म बिल्कुल ही वो हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी। तो ही हैज रीफाउंड हिमसेल्फ एंड ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर हिज क्लब एंड हिज कंट्री। इसके अंदर एक और चीज़ जो फ्रांस के लिए अच्छी है वो ये है कि इनका एक कोई वायरस चल रहा था विच हैड कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी अमंगस्ट द स्क्वाड, और ये जो पिछला ओपा मेकानो ने पिछला मैच इसी वजह से जो है वो ही कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वाज इल। वैसे मेरे ख्याल में तो है वो ओपा मेकानो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इनका प्लेयर होगा जो खेलेगा, बट लेट्स सी। रैबियो का भी इसी वजह से वो नहीं खेला था बिकॉज ही वाज इल विद द वायरस। बट ये एक बात सुनने में आई है कि ऑल द प्लेयर्स have sort of done their ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने पार्ट लिया है, तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर फ्रांस। एंड तो देखिए फॉर्म जो है वो दोनों की बड़ी अच्छी है। डिफेंसिव की ससेप्टेबिलिटी फ्रांस की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, और अगर मेसी एंड कंपनी जो है वो इफ़ दे आर क्लिनिकल इनफ तो दे माइट बी एबल टू फाइंड अ वे थ्रू। शुरू में केजी होगा, मुझे नहीं लगता कि शुरू में पहले हाफ के अंदर शायद कोई एक गोल शायद हो जाए तो ठीक है, बट उसके अलावा शायद जरा केजी होगा। सेकंड हाफ में दिस मैच विल कम टू लाइफ एंड यू विल सी अ लॉट मोर फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। अगर कोई टीम जो है फ्री फ्लोइंग भी होगी, और मेरा ख्याल है आई गेस कि फाइनल जैसा बड़ा मैच है, फिजिकल भी होगी, और उसमें ज़रा साहब आप भी ये ज़रा बताइए मेसी के वाले से भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि मेसी का जिक्र ना करें मैच के अंदर उसके रोल के लिहाज से। एक जो स्ट्रेटजी के अंदर हमें नज़र आया जब से अल्वारेज इनकी टीम के अंदर ऐड ऑन हुआ कि मेसी को पता है कि मेरे ऊपर इन्होंने हमेशा हर टीम ये करी कि 2-3 प्लेयर डिफेंडर को लगा के रखते हैं कि मेसी को कोई चांस ना दे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिहाज से। उसका बेनिफिट अल्वारेज ले रहा है कि उसको स्पेस मिल रही है, ज़्यादा फोकस एम्फोसाइज उस पर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मेसी अपनी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल की कोशिश करेगा या उसको दूसरे टैकर के साथ वो कैश इन करने की कोशिश करेंगे? देखिए मेसी के पर्सपेक्टिव से हम देखें, मेसी जब ये मैच कल खेलने जाएगा और आज रात वो जब वो सोएगा वो अपना क्या कहना, सो पाएगा? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब वो सोने से पहले सोचेगा उसकी लाइफ का सबसे सारा इम्पोर्टेंट मैच, अपने मैचेस को रिकॉल करेगा कि कैसे मैं जब नया आया मैंने बार्सिलोना के लिए स्टार्ट किया, फिर बार्सिलोना से स्टार्ट करते करते मैंने अर्जेंटीना के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने 2006 का वर्ल्ड कप बहुत छोटी उम्र में मैंने अर्जेंटीना की तरफ से खेला। हाँ। फिर मैंने जो भी क्लब लेवल पे मैं जीत सकता था प्राइज़, चाहे वो ला लीगा थी, चाहे वो चैम्पियंस लीग थी, चाहे वो स्पेनिश कप था, चाहे वो फ्रेंच लीग था, चाहे वो वर्ल्ड क्लब था, वो मैंने जीत लिया। और इवन इंटरनेशनल लेवल पे मैं कोपा अमेरिका जीत चुका हूँ, और ये एक वर्ल्ड कप है, इसके भी मैं एक दफ़ा फाइनल में गया था 2014 में, जब मुझे ब्राज़ील जो जर्मनी ने स्टॉपेज टाइम से मैं हार गया था। तो अब मेरी 35-36 साल उम्र हो गई है, ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी वर्ल्ड कप हो। मेरे से पहले डिएगो मैराडोना है जिसने वर्ल्ड कप जिताया था और वो लेजेंड बन गया था अपनी टीम के लिए, अपनी मुल्क के लिए।
तो क्या मैं उसके शूज़ में दोबारा या उस जैसा मैं लेजेंड बन सकता हूँ कि नहीं। तो बड़ा उसके लिए एक तारीखी मौका होगा और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को वो नहीं मिस करना चाहेगा। लेकिन जहाँ मेसी की बात करें, ये जितने भी प्लेयर्स होंगे, जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं, वहाँ ज़रूर भी सोच रहा होगा कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, मैंने सब कुछ जीता हुआ है, पहले भी जीता हुआ है। और डेम्बेले है, ग्रीजमैन है, जो एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है जो कल एट शो होगी, अल्वारेज है, वो मेसी को देख इंस्पायर होता होगा, सारे एम्बापे, ये सब सोच रहे होंगे। लेकिन हाईलाइट हम मेसी को इसलिए कह रहे हैं कि फिर सुपरस्टार 2 डेकेड की बात करें कि बहुत बड़ा सबका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा, ये सोच रहे होंगे कि यार हम अपने नाम हिस्ट्री बुक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं, दे थ्राइव फॉर दिस मोमेंट जी। ये ऐसे इन्हीं मोमेंट्स के लिए जो वॉरियर होता है, पूरी जिंदगी की एफर्ट कहना चाहिए, एफर्ट होती है, एक लम्हा आपको याद कोशिश आएगा होगी कि हम कोई ऐसी मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस करें जिससे हम अपने मुल्क को फतह दें, और कोई हमसे ऐसा ब्लंडर ना हो जिससे हम आप देखिए अभी तक हम केन के पेनल्टी मिस को याद करें। आप इवन जो 94 का वर्ल्ड कप है उसमें इटली की जो रोबर्टो बैजियो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन जब उन्होंने फाइनल पेनल्टी मिस की जिसके नतीजे में ब्राजील वर्ल्ड कप जीता, आज तक लोग याद करते हैं रोबर्टो बैजियो। इवन ज़िडान है, कितना बेहतरीन प्लेयर था, लेकिन 2006 में जब उसने रेड कार्ड लिया इटली के खिलाफ फाइनल में, तो वो उस मोमेंट को अभी तक याद है कि जी। तो ये एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा लोगों की, ऑडियंस की, व्यूअर्स की मेमोरी में रहते हैं। तो ये जितने भी स्टार्स होंगे, लॉरेंस ये सोच रहा होगा यार मेरे से कोई ब्लंडर ना हो जाए या ये सबके बैक ऑफ द हेड होगा कि हमने कोई अपनी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। और मेरे ख्याल में इस मैच में जो डिसाइसिव फैक्टर होगा कि कौन सी टीम प्रेशर को बहुत बेहतर हैंडल करती है। और इसको अगर इसको हम चेक करें दोनों टीम्स को, तो इसमें फ्रांस को एज है, क्योंकि वो पहले भी 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और ज़्यादा से जो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द साइड वही है जो पहले भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, जबकि अर्जेंटीना आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो ये उनके बैक ऑफ द हेड में साइकोलॉजिकल एज हम एक्सपेक्ट करें कि फ्रांस के पास, उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा वो पैनिक भी हो सकते हैं जीतने के लिहाज से। जी शायद यार मेरे आपके सबके फेवरेट मेसी का लास्ट गेम होगी प्रॉब्ली, और फाइनल जीतना उनके लिए ओबियसली, सिर्फ मैंने और इजहार ने कहा कि शायद सारी रात वो ना सो पाए, इसी एक्साइटमेंट भी कह लें। 7 बजे ज्वाइन करेंगे। हाँ वो तो मैं बिल्कुल क्लोजिंग में बता दूँ, तो उसमें ज़रा क्लोजिंग नोट पे बताइए कैसे देखते हैं मेसी की लास्ट गेम को, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्या उसके अंदर एनर्जी लेवल देखते हैं आप? देखिए एनर्जी लेवल तो होगा थ्रू द रूफ, and so will be the energy levels and expectations and anxieties and butterflies of all the players playing in this final. इजहार ने बड़ा eloquently जो है वो उनके sum up किया है, which I would second. At the end games close हैं, teams भी दोनों on paper जो हैं वो बड़ी close हैं, दोनों teams के अंदर बड़े अच्छे players, बड़े अच्छे superstars हैं। You playing basically एक प्रीवियस जनरेशन, मेसी अब क्योंकि 35 इयर्स का हो गया है, लास्ट वर्ल्ड कप है, सो इट्स आई थिंक इट्स द प्रीवियस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर वर्सेस दिस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर इन मापे, उनके बीच में जो है वो एक फाइनल हो रहा है। और उनके सबके अराउंड जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। everybody wants this glory, everybody is gonna fight tooth and nail for this, ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है इजहार ने जिस तरह बात की कि अभी प्रेशर कैसे कर सकते हैं जब वन डाउन जाते हैं, कोई भी टीम जब वन डाउन जाती है, हाउ आर दे एबल टू पिक देमसेल्फ अप आफ्टर दैट, यू नो, लाइक 3-4-5 मिनट्स। बिल्कुल शयार, हम आपकी बात को मैं भी सेकंड करता हूं, और ग्रैंड फिनाले में देखेंगे कौन विक्टोरियस रहता है। और इसीलिए फिर हम कल की जो ट्रांसमिशन की बात करें तो कल 7 बजे आपसे हमारी मुलाकात होगी, उसमें हम प्री मैच एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, सारी डिटेल में ये सारे स्टैट्स और सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।